जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 134 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। जैसे कि हमने बीएचआईसी 134, 133, बीपीएससी 133 को कवर किया था, इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं अच्छे से, वो भी बुक के अलावा आसान शब्दों में। ठीक है, बुक से भी हम कुछ पार्ट लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा ध्यान रहेगा कि आसान शब्दों में आप तक चीज़ों को हम पहुंचाएं और आपको उनके बारे में अच्छी से एक अंडरस्टैंडिंग एक आपके माइंड में डेवलप हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हमने लिया है आज शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके सिलेबस में एक इसका अच्छा सा जो है एक रोल है, क्योंकि इससे हमेशा से ही एक क्वेश्चन आता रहा है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के चरणों के बारे में बताइए। शायद शीत युद्ध की जो है उत्पत्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, साथ ही शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण रहे। अगली वीडियो में जानेंगे शीत युद्ध की चरणों के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं शीत युद्ध क्या है और उसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे। देखिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र यानी हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। यह युद्ध डॉक्ट्रेट यानी कि प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस युद्ध के आरंभ की जो कोई तारीख है वो स्पष्ट नहीं होती। एक अनुमान लगाया जाता है कि कब से शुरू हुआ और कब तक ख़त्म हुआ, और लंबे टाइम तक ये युद्ध चलता है, क्योंकि इसमें जो है शस्त्र वगैरह का, हथियारों का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है। तो इसमें एक लंबे समय तक ये चलता ही रहता है, क्योंकि एक कूटनीतिक युद्ध है। केवल इस युद्ध को अनुमान से मापा जाता है, और इस युद्ध में किसी भी प्रकार के सैनिक या देश के नागरिक घायल नहीं होते, और युद्ध में किसी भी प्रकार की व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, एक शीत युद्ध है, कोल्ड वार है, ठंडा युद्ध है, जिसमें सेनाएं जो हैं आपस में नहीं लड़ती हथियारों के द्वारा, सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। हथियारों की होड़, विकास, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह की जो है लड़ाई होती है। लेकिन कूटनीतिक युद्ध होने के कारण इसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे एक प्रकार से कूटनीतिक विजय भी कहा जा सकता है। जब यह युद्ध आरंभ होता है तब विश्व के समस्त देश गुटों में बंट जाते हैं। जैसे कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन का इसमें उदाहरण दिया गया है। दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों का विकास मॉडल अलग अलग है। ठीक है, शासन प्रणाली अलग अलग है दोनों की, और दोनों के समर्थक अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध धीरे धीरे अब भी चल रहा है, जिसमें एक खेमे में अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन। ठीक है, इस युद्ध की एक विशेषता यह भी है कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। यदि आप भी शीत युद्ध के, तो यहाँ पर शीत युद्ध के अर्थों के बारे में हमने जाना। साथ ही कई इतिहासकारों को माने तो इसे सरकार चलाने की दो तरह की व्यवस्थाओं यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी के मध्य लड़ाई के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो जो शीत युद्ध हुआ था 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ, उसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ पूंजीवाद था जो अमेरिका के साथ था। ठीक है, अमेरिका था जो पूंजीवादी का समर्थक था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत रूस था। ठीक है, सोवियत संघ था, रूस था, जिसके जो साम्यवादी जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो कहीं ना कहीं दो विचारधाराओं की ये सिर्फ लड़ाई थी, इन दोनों के बीच में मतभेद थे, यही लड़ाई थी और यही शीत युद्ध कहलाई। शीत युद्ध एक ऐसा वॉक युद्ध हुआ जो केवल कागजों के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान न तो कोई गोलियां चली, न अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, और न ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में परोक्ष युद्ध यानी अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के विभिन्न हिस्सों में लड़ते रहे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से इनकी सेनाएं कभी भी आमने सामने नहीं आई शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे इसको। केपी मेनन के अनुसार एक बार देख लेते हैं कि शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, एक तरफ साम्यवादी, एक तरफ
पूंजीवादी दो व्यवस्थाओं, जिस तरह एक तरफ बर्जुआ लोकतंत्र था और दूसरी तरफ सर्वहारा तानाशाही, और दो गुटों, एक तरफ नाटो था दूसरी तरफ वारसा पैक्ट या वारसा संधि। तो इन सभी के बीच में जो विचारधारा की लड़ाई थी वो शीत युद्ध कहलाई। ठीक है, इन सभी के बीच का जो मतभेद थे वो शीत युद्ध कहलाया। चलिए, आपने शीत युद्ध के अर्थों को तो समझ लिया है, अब देख लेते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति और इसके क्या कारण रहे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय ही शीत युद्ध होने की स्थिति बनने लगी थी। यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय यानी 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चलता रहा, जिसमें एक तरफ धुरी राष्ट्र और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र यानी जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों साथ लड़ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी विचारधाराओं में जो है विभिन्नताएं आई और एक दूसरे की विचारधारा इनसे अलग अलग हो गई। तो इस वजह से ये दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई और आपसी मतभेदों के कारण शीत युद्ध की जो एक बैकग्राउंड था वो तैयार होने लगा। इस तरह के पारस्परिक मतभेद शीत युद्ध की मुख्य वजह बने। और देख लेते हैं कुछ और मुख्य कारण शीत युद्ध के। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार मुख्य वजहों से एक ही था। ठीक है, तो पूंजीवादी विचारधारा का एक तरफ प्रसार हो रहा था, साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हो रहा था, तो दोनों में कहीं ना कहीं होल्ड लगने लगी कि कौन सी विचारधारा बेहतर है, कौन सा विकास मॉडल बेहतर है। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता और दूसरा है सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद विश्व स्तर पर होने लगे। ये जो सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद थे ये विश्व स्तर पर होने लगे। विभिन्न देश इनका समर्थन करने लगे। कोई सोवियत संघ का समर्थन कर रहा है, कोई जो है अमेरिका का समर्थन कर रहा है। तो इस तरीके से विचारधाराओं का जो एक बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं मतभेदपूर्ण होने लगा। ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, टर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। इस तरीके से एक बैकग्राउंड पूरा तैयार हुआ। सोवियत संघ द्वारा बाल्कान समझौते की उपेक्षा की गई। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम भी इसकी एक वजह माना जा सकता है। ठीक है, फांसीवाद ताकतों को अमेरिकी सहयोग मिला। साथ ही बर्लिन विवाद इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का समय समय पर बहुत ही बार इस्तेमाल हुआ और संकीर्ण राजनीतिक या राष्ट्रीय हितों के लिए इसको एक कारण माना जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। शीत युद्ध की उत्पत्ति एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर शीत युद्ध की उत्पत्ति के जो कारण रहे वो आपकी बुक से भी मैंने लिया है थोड़ा सा, तो इसको देख लेते हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति के दो मुख्य स्पष्टीकरण हैं, यानी दो मुख्य कारण हैं आपकी किताब के अनुसार, भू राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिक व्यवस्था। चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या है भू राजनीतिक व्यवस्था और क्या है वैचारिक व्यवस्था। ठीक है, भू राजनीतिक व्यवस्था। कुछ इतिहासकार 1917 की सोवियत समाजवादी क्रांति और इसे रोकने के लिए 1918 में रूस में यूरोपीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। अन्य विद्वान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तुरंत पहले उसके यूरोपीय महाशक्तियों के बीच सैन्य संधि और उल्लंघन के लिए शीत युद्ध की उत्पत्ति को देखते हैं कि उस टाइम क्या संधियां हुई, क्या जो है संधियों के उल्लंघन हुए, जिस कारण शीत युद्ध का एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। लेकिन माना जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से हुई। यह वह समय था जब सोवियत संघ और अमेरिका खुद को पश्चिम के दो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र समझने लगे थे। अपने आप को दोनों एक दूसरे से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं शक्तिशाली मानने लगे थे। यह धारणा मूल थी जो विस्तारवादी आकांक्षाओं का पोषण करती थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें भू राजनीतिक व्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इन दोनों के बीच में जो अंतर पैदा हुए और जो ही विचारधारा की लड़ाई स्टार्ट हुई और शीत युद्ध का एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो कारण माना जा सकता है वह है वैचारिक व्यवस्था। भू राजनीतिक व्यवस्था हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्वास की कमी के कारण को नहीं बताता है। यह अंतराल जो ज़्यादा थोड़ा अंतराल रह गया था वो पूरा करा वैचारिक व्यवस्था ने। ठीक है, इसको अंतराल को पूरा करा वैचारिक व्यवस्था ने। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति जो हुई रूस में, रूसी बोल्शेविक क्रांति साम्यवाद से प्रेरित थी। 19वीं शताब्दी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित विचारधारा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक श्रमिक क्रांति की सफलता को यूरोपीय और अमेरिका में पूंजीवादी वर्गों द्वारा संदेह और शत्रुता के नज़र से देखने लगे। देखो क्या हुआ, 1917 में रूसी बेल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा समर्थित थी विचारधारा। और जब रूस में साम्यवादी विचारधारा की जो क्रांति हुई
उसको कहीं ना कहीं अमेरिकी लोग या अमेरिकी विचारधारा को मानने वाले, पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग एक शत्रुता की निगाह से देखने लगे कि ये एक तरीके से अलग मॉडल है, ठीक है, हमसे अलग है, तो एक तरीके से शत्रुता के भाव से उसको देखने लगे, एक संदेह के भाव से उसको देखने लगे कहीं ना कहीं, जिसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शीत युद्ध के कारण में, ठीक है। तो वहाँ से एक मेंटलिटी उनकी उभर कर सामने आई और धीरे धीरे इसका रूप बढ़ता गया और शीत युद्ध का जो है एक रूप बड़ा ले लिया इसने, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या क्या कारण रहे। यहाँ पर हमने वैचारिक व्यवस्था को जाना, भू राजनीतिक व्यवस्था को जाना, साथ ही बहुत सारी अन्य चीज़ों पर भी हमने नज़रें डाली थी, ठीक है। इसके अलावा जो है रूसी क्रांति हमने यहाँ पर देखी, साथ ही शीत युद्ध के क्या अर्थ है इसको हमने पढ़ा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरी पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम लिंक से और अच्छे से एक बार दो बार पढ़ भी लेना है। अगर पढ़ना नहीं चाहते तो वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एक कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। साथ ही अगली वीडियो जल्द ही आएंगी, सभी वीडियोस एग्ज़ाम से पहले आप तक पहुँच जाएंगी, BHIC 134 की भी और BPSC 134 की भी, ठीक है। बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले आप तक सभी वीडियोस पहुंच जाएंगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।